स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज़ एंड व्यूज़ में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे संसदीय समितियों यानी पार्लियामेंट्री कमिटीज़ की। ये क्या होती हैं, इनमें कौन लोग शामिल होते हैं, इनका काम क्या होता है और ये कितनी इफ़ेक्टिव होती हैं। मौजूदा लोकसभा यानी 17th लोकसभा में अभी तक सिर्फ 14 बिल ऐसे हैं जो फर्दर एग्जामिनेशन के लिए पार्लियामेंट्री कमेटीज़ को रेफ़र किए गए हों। भारत में पार्लियामेंट्री कमेटीज कई प्रकार की होती हैं जो अलग अलग मैटर्स जैसे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, लेजिस्लेशन, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड स्कीम्स और पार्लियामेंट एडमिनिस्ट्रेशन को देखती हैं। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही हाउसेस की अपनी अपनी स्टैंडिंग कमेटी होती हैं और ज़रूरत पड़ने पर एड हॉक कमेटियां भी बनाई जाती हैं। इसके अलावा दोनों हाउसेस के मेंबर्स को मिलाकर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटीज भी होती हैं। इन कमिटीज़ को डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज़, फाइनेंशियल कमिटीज़, एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटीज़, अकाउंटेबिलिटी कमिटीज़ और एड हॉक कमिटीज़ में कैटेगराइज किया जाता है। डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज़ DRSCs 1993 में बनाई गई थी और इनका काम मिनिस्ट्री द्वारा किए गए खर्च, बिल्स और मिनिस्ट्री से संबंधित पॉलिसीज़ और इश्यूज़ की जांच करने में पार्लियामेंट की मदद करना है। मौजूदा समय में 24 DRSCs हैं जो किसी मिनिस्ट्री या ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्रीज के साथ काम कर रही हैं। इन DRSCs में 31 मेंबर्स हैं जिनमें 21 लोकसभा और 10 राज्यसभा के हैं। हर कमेटी में किसी पार्टी को हाउस में उसके मेंबर्स के रेशियो के हिसाब से सीटें एलोकेट की जाती हैं। इनके चेयरमैन का अपॉइंटमेंट हाउस के स्पीकर या चेयरमैन करते हैं। लोकसभा के मामले में स्पीकर करेंगे और राज्यसभा के मामले में चेयरमैन करेंगे। ये परमानेंट कमिटीज़ होती हैं जो हर साल रिकॉन्स्टिट्यूट होती हैं। इसके बाद होती हैं फाइनेंशियल कमिटीज़। पार्लियामेंट सरकार के खर्च पर कंट्रोल रखती है ताकि पब्लिक फाइनेंसेस को ठीक से खर्च किया जाए, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं होता। इसीलिए इस मामले में फाइनेंशियल कमिटीज़ पार्लियामेंट की मदद करती हैं। अगली कमेटी होती है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, PAC। PAC में 22 मेंबर्स होते हैं जिनमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। PAC का चेयरमैन किसी अपोजिशन मेंबर को बनाया जाता है। आमतौर पर यह एक कस्टम है जिसे फॉलो किया जाता है। PAC नॉन ऑफिशियल लोगों को भी बतौर विटनेसेस बुला सकती है और उनकी बातें सुन सकती है। ये सबसे पुरानी कमेटी है जिसका सबसे पहले गठन 1921 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के तहत हुआ था। PAC उन अकाउंट्स को एनालाइज करती है जिन्हें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के लिए पार्लियामेंट सैंक्शन करती है। इसके अलावा पार्लियामेंट के पटल पर रखी गई CAG की रिपोर्ट को भी PAC एग्जामिन करती है। ये कमेटी उन फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ को भी सीधे जांच सकती है जो उसके सामने लाई जाती हैं, भले ही उनका ऑडिट ना हुआ हो। एक अन्य कमेटी होती है एस्टीमेट्स कमेटी। इसमें 30 मेंबर्स होते हैं और ये सभी सिर्फ लोकसभा से होते हैं। ये एस्टीमेट्स कमेटी सरकार द्वारा लाए गए प्री बजट एस्टीमेट्स को देखती है और एग्जामिन करती है कि ये एस्टीमेट्स गवर्नमेंट पॉलिसी में दी गई सीमा का वायलेशन तो नहीं करते। ये कमेटी मिनिस्ट्रीज को समय समय पर ज़रूरत के हिसाब से एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के बारे में भी सुझाव देती है और एडमिनिस्ट्रेशन में एफिशिएंसी लाने के लिए भी सुझाव देती है। ये कमेटी अपने आप किसी मिनिस्ट्री के एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर के किसी सब्जेक्ट को चुन सकती है अथवा स्पीकर भी किसी सब्जेक्ट को इस कमेटी को रेफर कर सकते हैं। 1993 से पहले ये कमेटी अलग अलग मिनिस्ट्रीज के प्रपोज्ड एस्टीमेट्स को एग्जामिन करती थी, लेकिन 1993 के बाद से अब ये काम DRSC द्वारा किया जाने लगा है और अब ये कमेटी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की वर्किंग को एग्जामिन करती है। कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, इसमें 22 मेंबर्स होते हैं जिनमें 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा से। ये कमेटी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स यानी PSUs पर CAG की रिपोर्ट और अकाउंट्स को एग्जामिन करती है। ये कमेटी किसी भी PSU की स्क्रूटनी कर सकती है। इसके अलावा पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस को अपने रोज़मर्रा के कामकाज में सपोर्ट करने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी भी होती है जिसमें 7 से लेकर 26 मेंबर तक होते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, कमेटी ऑन प्राइवेट मेंबर्स बिल्स एंड रिजोल्यूशंस, रूल्स कमेटी, कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस, कमेटी ऑन एथिक्स एट्सेट्रा। इसके अलावा 3 कमिटीज़ ऐसी हैं जो पार्लियामेंट और सिटीजन्स के प्रति सरकार की अकाउंटेबिलिटी तय करती हैं। इनमें से एक है कमेटी ऑन पिटीशंस।
इसका काम उन कंप्लेंट्स को एग्जामिन करना है जो पिटीशंस के रूप में पब्लिक द्वारा भेजी जाती हैं। ये शिकायतें पार्लियामेंट में पेंडिंग मैटर्स, बिल्स या सरकार के सामने पेंडिंग पब्लिक इंटरेस्ट के किसी मसले पर हो सकती हैं। इसी कड़ी में दूसरी कमेटी है कमेटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंसेस। उन एश्योरेंसेस, प्रॉमिसेस और अंडरटेकिंग्स को देखती हैं जो मिनिस्ट्रीज द्वारा हाउस में दिए जाते हैं। ऐसे एश्योरेंसेस 3 महीने में पूरे होने चाहिए। हालांकि कोई मिनिस्ट्री कमेटी से दी गई समय सीमा में छूट मांग सकती है या फिर उसे ड्रॉप करने के लिए कह सकती है। पॉलिसी या लॉ मेकिंग के समय कई बार पार्लियामेंट इनका फ्रेम तैयार कर देती है, लेकिन डिटेल काम गवर्नमेंट के लिए छोड़ दिया जाता है। पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में इसे सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कहते हैं। इसी सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन में कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन का काम शुरू होता है, जो ये देखती है कि रेगुलेशंस, रूल्स और सब लॉज बनाने संबंधी पावर्स का यूज ठीक से हुआ है या नहीं। अब बात करते हैं एड हॉक कमेटीज की। एड हॉक कमेटीज वे कमेटियां होती हैं जो समय समय पर मांग के अनुसार किसी भी हाउस द्वारा बनाई जाती हैं। एक बार अपनी रिपोर्ट देने या काम खत्म करने के बाद ये कमेटी समाप्त कर दी जाती है। रेलवे कन्वेंशन कमेटी और किन्हीं खास बिल्स को एग्जामिन करने के लिए बनने वाली सेलेक्ट कमेटीज ऐसी ही एड हॉक कमेटीज हैं। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी भी एक एड हॉक कमेटी है। ये किसी खास मकसद और खास समय के लिए बनाई जाती है। पार्लियामेंट में प्रस्ताव पास करके इसका गठन होता है। कौन इसका सदस्य होगा और किस सब्जेक्ट पर यह जांच करेगी, इसका निर्णय भी पार्लियामेंट करती है। जेपीसी को क्या जिम्मेदारी सौंपी गई है, इसका निर्धारण इसे कॉन्स्टिट्यूट करते समय ही होता है। पीएसी की तरह इसे सिर्फ गवर्नमेंट फाइनेंसेस की स्क्रूटनी तक ही सीमित रखने की जरूरत नहीं होती है। जेपीसी अपनी रिपोर्ट में जो रिकमेंडेशंस देती है, सरकार उन्हें मानने के लिए बाध्य नहीं है। इसकी बजाय सरकार इसकी रिपोर्ट पर फॉलो अप एक्शन ले सकती है। एक सवाल उठता है कि पार्लियामेंट्री कमेटीज की जरूरत क्या है। दरअसल कोई भी कानून बनाने या सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करने में पार्लियामेंट की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हालांकि सरकार को अपने सभी कार्यों का अप्रूवल पार्लियामेंट से लेना होता है, लेकिन कम समय और लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से कई बार यह संभव नहीं होता कि हर मसले पर जरूरी और कॉम्प्रहेंसिव डिस्कशन हो सके। ऐसे में इन्हीं सब काम को करने के लिए ये पार्लियामेंट्री कमेटीज बनाई जाती हैं। इस तरह ये पार्लियामेंट्री कमेटीज प्रपोज्ड लेजिस्लेशन, गवर्नमेंट पॉलिसीज और डिटेल में एक्सपेंडिचर को एग्जामिन करने के लिए बनाई जाती हैं। इसके अलावा ये कमेटीज पब्लिक पिटीशंस, रूल्स और पार्लियामेंट एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करने या एग्जामिन करने का काम भी करती हैं। ये कमेटीज एक्सपर्ट और स्टेक होल्डर्स से भी इनपुट हासिल करती हैं। किसी दिए गए सब्जेक्ट के हर आइटम को दिए जाने वाले समय के कारण ये कमेटीज किसी भी मसले की बहुत बारीकी से जांच कर सकती है। इसके साथ ही तमाम इश्यूज पर कंसेंसस बनाने के लिए भी ये कमेटीज कोशिश करती हैं। हालांकि इन सब के बावजूद इन कमेटीज को और मजबूत बनाए जाने की जरूरत है। यूके जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम्स में मनी बिल के अलावा अन्य सभी बिल्स ऑटोमेटिकली इन कमेटीज के पास भेज दिए जाते हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, बल्कि यहाँ स्पीकर या चेयरमैन ये तय करते हैं कि किस बिल को कमेटी के पास भेजा जाना है और किसे नहीं। बात यदि मौजूदा लोकसभा यानी 17th लोकसभा की करें तो अब तक सिर्फ 14 बिल्स को चर्चा के लिए कमेटीज के पास भेजा गया है। 16th लोकसभा की बात करें तो जितने बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हुए थे, उनके सिर्फ 25% बिल्स कमेटीज के पास भेजे गए थे, जबकि 14th और 15th लोकसभा में ये आंकड़ा 60% और 70% था। बीते कुछ समय में नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन बिल 2014 और फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स बिल 2018 जैसे इंपॉर्टेंट बिल्स को ऐसी कमिटीज को भेजे बिना जल्दबाजी में पास किया गया था। ऐसे इंपॉर्टेंट बिल्स को बिना डिस्कशन के पास करना या उन्हें पार्लियामेंट्री कमिटीज को न भेजना ये बताता है कि नेशनल इंपॉर्टेंस के इश्यूज पर एक्सपर्ट स्क्रूटिनी को इग्नोर किया गया है। पार्लियामेंट इस बात पर विचार कर सकती है कि उसके सामने रखे जाने वाले सभी बिल्स को संबंधित कमेटी के पास भेजा जाए। ऐसा करने से ये बात इंश्योर हो सकेगी कि जो भी कानून बनेंगे वो एक मिनिमम लेवल ऑफ पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी से गुजर कर आए होंगे। ये कमिटीज जो भी रिकमेंडेशंस देती हैं या फिर कुछ रिकमेंडेशंस को रिजेक्ट करने के कारण देती हैं, उन्हें मानना भी सरकार के लिए मैंडेटरी नहीं है। ऐसे में ये कमिटीज एक तरह से इररिलेवेंट सी हो जाती हैं। यदि इन रिकमेंडेशंस पर पार्लियामेंट में चर्चा की जाए तो पॉलिसी मेकिंग की प्रक्रिया को
और बेहतर बनाया जा सकता है। इन कमिटीज की सफलता इनके मेंबर्स के पार्टिसिपेशन पर भी डिपेंड करती है। लोकसभा इन कमिटीज में मेंबर्स की प्रेजेंस की रिपोर्ट पब्लिश करती है। ऑन एन एवरेज इन कमिटीज में मेंबर्स की अटेंडेंस सिर्फ 50% ही होती है, जो कि पार्लियामेंट में एमपीज की अटेंडेंस से भी कम है। फिलहाल इन कमिटीज को मिलने वाला सपोर्ट सिर्फ सेक्रेटरीट तक ही सीमित है, जो मीटिंग बुलाने और नोट लेने तक ही सीमित होता है। इसके अलावा उन्हें स्पेशलाइज्ड सपोर्ट नहीं मिल पाता। इस कमी को साल 2002 में बने नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने अपनी रिपोर्ट में उठाया था। इसमें सुझाव दिया गया था कि इंक्वायरीज कंडक्ट करने, पब्लिक हियरिंग्स में और डेटा कलेक्शन करने के लिए फंड की व्यवस्था होनी चाहिए। यूके, यूएसए और कनाडा जैसे देशों में ऐसी कमिटीज आसानी से अपने काम करने के लिए लॉयर्स, इकोनॉमिस्ट्स और स्टैटिस्टिशियंस जैसे स्पेशलिस्ट्स की मदद ले सकती हैं। बेहतर रिपोर्ट और उसे इफेक्टिव तरीके से इंप्लीमेंट करने के लिए DRSCs के मेंबर्स, स्टेक होल्डर्स, एक्सपर्ट विटनेस, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स से कंसल्ट कर सकते हैं। हालांकि भारत में भी ये कमिटीज आम लोगों से भी उनकी राय या सुझाव मांग सकती हैं। कुछ बिल्स पर ऐसा किया भी गया है। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस बिल 2019 पर चर्चा के लिए बनी कमिटी ऑन लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने प्रेस रिलीज जारी करके ऐसा किया था। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।